हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, गो देयर, ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा। तो हमने लास्ट वीडियो में सौम्य और मैंने बात की थी कि जो ड्रोन अटैक्स हुए थे मॉस्को में, क्रेमलिन में, और हमने डिस्कस किया था कि पुतिन क्या वो था कि नहीं, और हमने डिस्कस किया था कि पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक तरीके से। आज की वीडियो में हम लोग और ज़्यादा थोड़ा डिटेल में जाएंगे। आज हम थोड़ा पुतिन को इन्वॉल्व करेंगे, ज़ेलेंस्की को इन्वॉल्व करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सही है या कौन गलत है ये। ओके, तो सौम्य स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पुतिन का मैंने सुना है कि उसको बॉयकॉट कर दिया गया है या उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो उसका बताओ थोड़ा। पुतिन को लास्ट वन की क्रिमिनल बोला गया है क्योंकि वो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है हाँ। उसने ही उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। तो ऐसी खबर है कि बहुत सारे उनको सबूत मिले थे कि जो यूक्रेन में जब उसने इन्वेजन करा रशिया में, तो जो बच्चे थे उधर की, जो पॉपुलेशन थी उधर के, जो सिटीजन्स थे, उनका एब्डक्शन कर लिया गया और उनको इलीगल ट्रांसपोर्ट करा गया। तो ये जो होता है ये एक वॉर क्राइम के अंडर आता है। तो इस कारण उस पे पुतिन पे अरेस्ट वारंट निकाला गया है कि अब जो भी, जैसे भी कोई भी कंट्रीज में वो टूर करेगा, अगर वो आईसीसी जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ये रूल्स फॉलो करती है या अबाइड करती है, तो उस जगह पे उसको अरेस्ट किया जा सकता है। जैसे बहुत सारी कंट्रीज उसके अंडर आती हैं, और मतलब आराम से 25 से 30 कंट्रीज है ऐसी जिसमें अगर वो ट्रैवल करे तो वो उधर ही अरेस्ट हो सकता है उसी मौके पे। अब जैसे इस साल ब्रिक्स समिट होने वाली है। ब्रिक्स 5 देशों की होती है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इस साल उसको साउथ अफ्रीका में हेल्ड किया जाएगा। तो अब जो भी, जिस भी कंट्रीज में होती है उधर बाकी देश के लीडर्स उधर वहाँ जाते हैं। तो इस साल साउथ अफ्रीका में होनी है, तो पुतिन ऑब्वियसली उधर ट्रैवल करने वाला था। बट अब साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के रूल्स और रेगुलेशन अवाइड करती है, उसको फॉलो करती है। तो साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज़ ने पहले ही ऐसा बोल दिया कि अगर पुतिन उनकी कंट्रीज में आते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा वहाँ पे। तो अब इससे पुतिन को खतरा है, तो इसलिए अब उनके पास यही एक ऑप्शन बचता है कि वो ऑनलाइन ही उस समिट को देखें और उसमें अपनी बातचीत करें। बाकी ऐसे उनको बहुत सारी कंट्रीज अवॉइड करनी पड़ेगी आगे से, कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि और बहुत सारी कंट्रीज अब आईसीसी के अंडर आती जा रही, एक के बाद एक उन्होंने अपने वो देने चालू कर दिए कि हाँ, अगर ये हमारी कंट्री में आया था तो अरेस्ट करने। अब एक के बाद एक बहुत सारी कंट्रीज में उसका जाना बंद होने वाला है। तो फॉरेन क्रिमिनल डिक्लेयर हो गया है एक तरीके से इसमें। अच्छा, इसमें इंटरपोल का कुछ है सीन? वैसे तो मेरे को नहीं लगता कि उसमें इंटरपोल का कुछ होगा, क्योंकि मेनली तो उनको बहुत सारे सबूत मिले, बहुत सारे जैसे सिटीजन्स थे ना, उनका मर्डर भी हुआ, उनकी किलिंग भी हुई है, बहुत बहुत सारे, मतलब यूक्रेन की बात हो रही है। हाँ, यूक्रेन की बात हो रही है, जो उनके रेसिडेंट्स थे हाँ। उनको सेफली ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया है, उनकी बहुत सारों की तो हत्या कर दी गई है या फिर उनको इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट करा गया है। तो इसमें मेरा नहीं मानना कि उसका इंटरपोल का कुछ हाथ हो सकता है। बाकी ये जो चीज़ है वो बहुत ख़राब हुई है, और इसलिए ही उसमें मतलब प्रेसिडेंट के खिलाफ इतना अरेस्ट वारंट निकाला गया है। ओके, ये सीन है। अब दूसरी चीज़ एक और है कि एक तरफ पुतिन इंटरनेशनल क्रिमिनल हो गया तो भाई जा नहीं सकता, नहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है, अब वो कहीं छुपा हुआ है ना, आ नहीं रहा है। अभी का बताओ सर। अब जैसे ही, जब से रशिया ने इन्वेड करा था अपनी यूक्रेन को, तो ना बहुत सारी जगह पे ज़ेलेंस्की ने बहुत सारी कंट्रीज़ को गया था सपोर्ट मांगने के लिए। यूएन असेंबली में भी उसने भाषण दिया था, जहाँ उसको बहुत एज अ हीरो लिया गया था और उसको मतलब बहुत सपोर्ट दिखाया गया था। और अभी फ़िलहाल की बात करी जाए तो वो अभी फ़िनलैंड में है, उन्होंने उधर विज़िट किया था। इससे पहले वो पोलैंड गए थे लास्ट मंथ, और पोलैंड में उनको एज अ हीरो बोला गया था और उनका स्वागत भी एज अ हीरो करवाया गया था। और जबकि अभी जैसे फ़िनलैंड में है, तो उधर वो फ़िनलैंड के राष्ट्रपति और भी जैसे नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, इन सब के भी लीडर से वो मुलाकात कर रहे हैं। और जो मेन रीज़न है उनकी मुलाकात का, तो वो ये पता चला है कि उनको और फायर पावर चाहिए, क्योंकि अब जो है कि उनके पास कमी पड़ गई है, उनके पास मतलब ज़्यादा फायर पावर नहीं है ताकि वो डिफेंड कर सकें रशिया के खिलाफ। ये जो कैपिटल है की, उस पर लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं रशिया, और उनको वो बचाने के लिए और उसको थोड़ा
पीछे करने के लिए रशिया को उनको और फायर पावर चाहिए। तो जैसे वो इस मीटिंग का मेन उद्देश्य यही था कि जैसे पहले भी नॉर्डिक देश जो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो और अच्छी तरीके से सपोर्ट करें और उसको फायर पावर प्रदान करें, ताकि वो अपना डिफेंस अच्छे से कायम रख पाए। ओके। और ये हमारी कल भी थोड़ी इस मामले में बात हुई थी कि ड्रोन के गिरने के बाद ही यूक्रेन ने ऑल्दो क्लेम किया कि भैया हमारे इसमें कोई हाथ नहीं है ना, और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। एक और ये नाटक हो सकता है कि जेलेंस्की शायद इसलिए भी नहीं वापस आ रहा है यूक्रेन। एक तो वो बात सही थी, कीव ने उसको डिफेंसेस के लिए सपोर्ट चाहिए, इस सपोर्ट के लिए उसको अलग अलग नेशन से जाके मांगनी पड़ेगी। तो मेन बात तो ये है कि जब तक आपको कोई सबूत नहीं मिल जाता किसने करा है, तो तब तक ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। अब यूक्रेन तो बोलेगा ही कि भाई हमारा कोई हाथ नहीं था इसमें, और रशिया भी यही समझेगा कि उसका वॉर और यूक्रेन साथ ही चल रहा है, तो उन्होंने ही कुछ करा होगा। कुछ किया। तो अभी जब तक सबूत नहीं पता चल जाता तब तक तो अपन इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। बाकी हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है कि जेलेंस्की वापस इतनी जल्दी फिनलैंड से यूक्रेन नहीं आना चाह रहा हो। इसकी जो जो तय सीमा थी जितने दौरे की, कि वो इतने टाइम रुकेगा फिनलैंड में, उसने उससे ज़्यादा रुकने का कोशिश कर दिया कि वो थोड़ी टाइम और रुकेगा। तो इसके प्रति या तो दो ही रीज़न हो सकते हैं। पहला तो कि उसको और पावर की डिमांड करनी उन लोगों से, उन लीडर्स से जो नॉर्डिक देशों के हैं, या फिर उसको थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं रशिया रिटेलिएट नहीं करते कि ये समझ के कि इसमें रशिया यूक्रेन गवर्नमेंट का हाथ है। तो वो उन्होंने एक तो काम भी बहुत बड़ा करा है, उन्होंने ट्राई करा है प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने का। उनके साथ उन्होंने तो मना किया ना बट इस क्लेम को। हाँ, उन्होंने तो मना किया है, लेकिन जो काम हुआ है वो असैसिनेशन का हुआ है, और अभी तक तय सबूत नहीं है अपने पास। तो अभी तो शंका सबसे पहले यूक्रेन की गवर्नमेंट पे ही होगी कि उन्होंने ही ट्राई किया, क्योंकि उनका वॉर तो उन्हीं के साथ ही चल रहा है। तो सबसे पहला शक तो उन्हीं पे जाता है सब। तो इसलिए अभी वो जब तक या तो सबूत में मिल जाए या मामला थोड़ा क्लियर नहीं हो जाए, तो वो हो सकता है कि वो अवॉइड कर रहा हो वापस यूक्रेन जाना, क्योंकि डर रहता ही है। रशिया वैसे ही बहुत अंदर घुस चुका है यूक्रेन वही तो के तो के पास में सारी सराउंडिंग्स ये रहती हैं। आई थिंक इसलिए वेस्ट से भी खेल लिया, ईस्ट से भी खेल लिया पूरा, है ना। हाँ, तो मतलब वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ सकता है कि तो बम्बार्डमेंट तो रोज ही कर रहे हैं वो रशिया वाले। हाँ, रोज बम्बार्डमेंट हो रही है, रोज जान माल का नुकसान हो रहा है उधर। तो इसलिए अभी जब तक ये मैटर्स का सही पता नहीं चल जाए कि किसके द्वारा हुआ ये ड्रोन अटैक, तो हो सकता है वो अवॉइड कर रहा हो अभी वापस यूक्रेन जाना। हो सकता है। और एक इसमें बहुत ही बड़ा ये सवाल आता है कि इस वॉर में सही कौन है। मोरालिटी ऑब्वियसली इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट हैज पजल्ड ह्यूमैनिटी फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स कि तुम्हारे हिसाब से तुम सही हो, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, तो फिर एक्चुअली में सही कौन है। और हम लोग कभी अग्री नहीं कर सकते। तो सही बात है। उस केस में तुम्हारे हिसाब से रशिया अटैक करा, इन्वेड कर रहा है एक तरीके से। वही कुछ लोग कह रहे हैं, रशियंस कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग हमारे जो खुद रशियन सिटीजन्स कीव में रह रहे हैं, जो यूक्रेन में रह रहे हैं, जो रशियंस, हम उनको यूक्रेनियन सोल्जर्स की, यूक्रेनियन आर्मी के नियो नाजीज़म से बचा रहे हैं। हाँ, तो ये डिबेट काफ़ी बड़ी इसमें। व्हाट आर योर ओपिनियंस? नहीं तो इसमें दोनों अपनी जगह सही तो हैं। वो बात तो माननी पड़ेगी कि यूक्रेन रशिया ने भी वैलिड रीजंस के लिए अटैक करा, और यूक्रेन भी अपने वैलिड रीजंस के लिए डिफेंस कर रहा है। पहली बात तो ये कि रशिया के पास दो कारण थे अटैक करने के लिए। सबसे पहला कारण ये नाजिज़म वाला, और उसकी तो सबूत भी मिले कि उनके सोल्जर्स के पास नाजिज़म की चीज़ें मिली हैं, हिटलर की ऑटोबायोग्राफी मिली थी, माइन काम्फ। ये सब चीज़ें मिली हैं। तो ये तो बिल्कुल भी कोई भी दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा कि कहीं और वापस नाजिज़म फैले। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 सबके उदाहरण है ही सबके पास। तो ये तो कोई नहीं चाहेगा। और दूसरा ये रीज़न ये था कि रशिया अपनी बॉर्डर के पास कोई नाटो का देश बनाना चाहता था। ऐसा जो इस ऐसा क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो है वो अपना अगर नाटो में आ जाता है, तो नाटो का जो मेन हेड है वो अमेरिका है। ओके, सो सबसे ज़्यादा चीज़ें रहती है वो अमेरिका के पास, सबसे ज़्यादा पावर अमेरिका के पास रहता अच्छा, ओके। नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो अमेरिका है। आई गया नाटो का। हाँ, तो अगर नाटो में अगर यूक्रेन शामिल हो जाता तो वो सीधा जो अमेरिका है ना वो उसकी बॉर्डर के पास आ सकता था, कभी भी वो ट्रैवल कर सकता था, कभी भी वो अपने आर्मी पर्सनल उधर डिप्लॉय कर सकता था रशिया बॉर्डर के पास में। यूक्रेन ऐसी हाँ, यूक्रेन के थ्रू। तो ये रशिया नहीं चाहता था कि उसके बॉर्डर के आसपास कहीं भी अमेरिकन सोल्जर्स हों, क्योंकि अभी तो वर्ल्ड पावर दो ही है, रशिया है और यूएसए है। चाइना भी बन रही है वर्ल्ड पावर, लेकिन मेनली तो दो ही पावर, रशिया और यूएसए, और आर्म्स के बेसिस पे। अब मिला के। हाँ,
वो दोनों यही, तो रशिया ये नहीं चाहता था कि वो वाली पावर उसके बॉर्डर के पास आ जाए, ताकि उसके देश को कोई संकट हो, कोई बॉर्डर इश्यूज हो, वो ये नहीं चाहता था। और वैसे भी इन दो कंट्रीज़ की कभी ऐसी पटी नहीं है, क्योंकि 40 साल तो कोल्ड वॉर में रहा। वर्ल्ड वॉर्स में भी थोड़ा मतलब इतना वो बना नहीं था उनका भी, भले साथ में थे, अलाइज में थे, बट फिर भी हमेशा उनके बीच में खट्टे रिश्ते ही रहे, कभी ज़्यादा अच्छे हुए जी। जैसे कुछ 40 से 45 साल का कोल्ड वॉर भी चला था, इन दोनों के बीच में चला। इसके बाद ही फिर मैंने- यूएसएसआर का फॉल हुआ था जब। बट अभी तो रशिया को एक और झटका लगा है कि जो फिनलैंड, अभी जहाँ पे जेलेंस्की गए हुआ है, तो उधर वो जो फिनलैंड है वो एक नाटो का सदस्य बन गया है अभी जस्ट लास्ट मंथ, ये नाटो का सदस्य बन गया है। और जो फिनलैंड है ना, वो रशिया से भी बहुत अपनी बॉर्डर शेयर करता है, बहुत लॉन्ग बॉर्डर शेयर करता है। तो रशिया को ये बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब उधर उधर अमेरिका कंट्रोल हो सकता है, उधर उसकी बॉर्डर पे अमेरिका आ सकती है फिनलैंड के थ्रू। तो ये दो रीजंस थे रशिया पे अटैक करने के। और जबकि यूक्रेन का था कि यूक्रेन कभी नहीं चाहता कि कोई उनका देश आके और उनसे छीन ले, हड़प ले, कोई भी नहीं चाहता है। ऑब्वियस। तो वो उन्होंने अपने मदरलैंड, अपने जहाँ पे वो पैदा हुआ है, उसको डिफेंड करने के लिए ही वो लड़ रहे हैं। और ये वो कहीं से भी गलत नहीं है। वो ज़रूर हो सकता है कि वो नाजिज़्म फॉलो करवा रहे हैं, और वो उनको पता भी है कि नहीं, गवर्नमेंट को ये नहीं पता, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, उनके सोल्जर फॉलो कर रहे थे, तो वो गवर्नमेंट को खबर थी या नहीं थी, ये थी तो उन्होंने रोका क्यों नहीं, कुछ अभी आइडिया नहीं है। उनको यही पता था कि अगर वो नाटो को ज्वाइन करेंगे तो रशिया मना करेगा, रशिया ज़बरदस्ती करेगा कि मत ज्वाइन करो। बट फिर भी उन्होंने ट्राई करा और इसी कारण रशिया ने अटैक कर दिया। अब पहले की हिस्ट्री यूक्रेन की ये रही है कि उधर के जो मोस्टली जो लीडर्स रहते थे वो रशिया के अंडर रहते थे, उनकी कठपुतली रहते थे, हमेशा से हिस्ट्री ये रही है यूक्रेन। लेकिन अब जो जेलेंस्की बना है वो ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा, वो अपना खुद का फॉलो करता है यूक्रेन। हाँ, तो डिफरेंसेस तो आने ही हैं अब कि रशिया और यूक्रेन के बने की तो है। तो ये तो सही रीज़न है कि वो इस कारण अपनी होमलैंड या अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहा है, तो वो कहीं से भी गलत नहीं हो सकता। हाँ, बाकी अब जैसे अपन अपने थर्ड पर्सपेक्टिव से देखें ना, अपन रशिया है ना अपन यूक्रेन है, अपन एज अ व्यूअर अपन देख रहे हैं अपना थर्ड पर्सपेक्टिव, तो अपन ये देखेंगे कि रशिया भी अपनी जगह सही है, यूक्रेन भी अपनी जगह सही है, लेकिन वॉर हमेशा तबाही लाता है, जान माल सबका नुकसान होता है। तो अपन तो यही चाहेंगे ना कि वो सबसे कम से कम हो। तो अब जैसे यूक्रेन के बहुत सारे स्टेट्स हैं, वो वैसे ही बॉम्बेड हो चुके हैं रशिया के द्वारा मिसाइल से, बहुत हर जगह तबाही मची हुई है, मोस्टली ऑल स्टेट्स। तो अब अगर इसको रिबिल्ड करना पड़ेगा, जैसे पहले क्या हालत में था यूक्रेन, आराम से 10 से ज़्यादा साल लगेंगे, कितने ही ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। तो अब वो एक लिमिट होती है कि आप कहाँ तक नुकसान झेल सकते हो। अब वो जेलेंस्की को देखनी पड़ेगी कहाँ तक वो युद्ध चालू रख सकता है, ताकि ऐसा नहीं हो कि पूरी कंट्री की डिस्ट्रॉय हो जाए अपनी होमलैंड को बचाने के चक्कर। एक तो पूरी कंट्री डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो बचेगा कहाँ रहोगे, पावर ही नहीं गई, पावर ही गई। उठाने पड़, हाँ, कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस वॉर का। तो तुमने अपनी डिफेंड करने के लिए करा, लेकिन पूरी कंट्री ही उजड़ गई। तो इसलिए अब उसको वो देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपने लॉसेस कम करे और टर्म्स पे आ जाए रशिया पे, क्योंकि ये अनविनेबल बैटल चल रही है। देखा जाए तो अनविनेबल बैटल है, क्योंकि हेलमेट है। क्योंकि अब देखो, यूक्रेन अगर अकेला लड़ रहा है और उसको सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है, उसको आर्मी पर्सनल नहीं मिल रहा है, दूसरे सोल्जर्स मिल रहा है, वो तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, जान तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, जितने पीपल हैं उतने लिमिटेड है। भले ही तुम उनको कितना भी बढ़िया वेपन दे दो, लेकिन उनको चलाना नहीं आएगा तो वो कोई काम कर यूजलेस हो जाएगी। यूजलेस हो जाएगा। तो इसलिए जब तक अगर कोई यूएसए वगैरह सपोर्ट नहीं कर देता, अपने सोल्जर्स नहीं भेज देता, तब तक तो ये अनविनेबल वॉर चल, जो कि रशिया जीतेगा ही। वो तो क्योंकि उसके पास होलोग्राफी की भी पावर है, वेपन्स भी हैं, है ना। हाँ, सब मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी सब कुछ है, लेकिन और इनकी यूक्रेन के रिसोर्सेज डे बाय डे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो सब डिग्रेडिंग चल रहा है यूक्रेन का। तो उसको बस ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ से वो लॉसेस कम करे और कहाँ से वो टर्म्स पे आ जाए रशिया से, ताकि वो ये वॉर ख़त्म कर सके, ताकि वॉर जाना रही। तो अपने व्यूज से तो अपन ऐसा देख सकते हैं कि जितना जल्दी वो ये वॉर ख़त्म हो उतना बेहतर है, और वो यूक्रेन को टर्म्स पे आ जाना चाहिए रशिया से। हमेशा ज़रूरी ये नहीं है कि आप अधूरी दिखाओ, कभी कभी आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। आपको पता है कि भाई अनविनेबल बैटल है, तो आप कब तक करोगे। ठीक है। और ये बातचीत के दौरान एक क्वेश्चन हो रहा था कि जैसे तुमने बोला कि वो फिनलैंड गया, वो जितने नॉर्डिक कंट्रीज है वहाँ गया और उसको हीरो बताया जा रहा है सिटीजन। डोंट यू थिंक
दिस कुड बी आर्ग्यूड कि ये सेम चीज़ हिटलर के ज़माने भी हुई थी। हिटलर को एक तरीके से जर्मनी और पोलैंड में हीरो बताया जा रहा था कि उसको हाँ कि वो अपनी कैपिटलिस्ट पावर्स, फैशिस्ट पावर्स लाके, जैसे उसका ये था ना कि एक सिंगल कंट्री पे एक सिंगल कंपनी कंट्रोल करेगी। जैसे वोक्सवैगन उसने क्रिएट की थी, लिटरली क्रिएट करवाई थी। वोक्सवैगन एज एन पीपल्स कार, लोग की कार। तो उसको एक ऐसा सेवियर फिगर बताया गया था। डोंट यू थिंक सेम चीज़ ज़ेलेंस्की के केस में हो रही है? और उस समय सबसे ज़्यादा वो उस चीज़ का भी इशू रहता था कि भाई ऊपर जाति के कौन है, नीचे जाति के कौन है। मेनली तो उधर आर्यन रेस का प्रीडोमिनेंट था, कास्टिज्म। तो जो आर्यन रेस थी वही उसको सबसे बेस्ट माना जाता था। और लोगों को भी ये नहीं पसंद था कि वो आर्यन रेस के होकर किसी छोटी रेस वालों से बातचीत करें, उनके साथ कोई संबंध रहे। तो इसलिए जब ये हिटलर ये कर रहा था कि वो बाकी कास्ट वालों को मार रहा था, तो आर्यन रेस वालों ने बहुत सपोर्ट करा उनको कि भाई ठीक है, सिर्फ आर्यन रेस ही होनी चाहिए जो कि सबसे प्योर है, सबसे बढ़िया है। तो इसलिए उसको सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा मिला क्योंकि उसका एजेंडा ये था और सबने सपोर्ट किया। बाकी कह तो सकते हैं कि ये अभी भी वैसे ही चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ज़ेलेंस्की हीरो है, लेकिन कुछ लोग जो रेसिडेंट से यूक्रेन की उसके लिए वो विनत भी हो सकता है क्योंकि उनकी जान और माल का नुकसान हुआ। ऐसा हुआ तो इट कैन बी आर्ग्यूड, एक पॉइंट के दो पहलू होते हैं, वो उसी हिसाब से बात चल रही है। कहीं का कोई हीरो हो सकता है तो कहीं का कोई विलन भी हो सकता है। सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है उस चीज़। अच्छा, और आई गेस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करी जा सकती है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल। इस वॉर, लेट्स से अगर ये वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता है, इसमें फ़ायदा किसका होगा? नुकसान तो हमें पता है, लोगों का नुकसान है, कैजुअलिटीज़, इकोनॉमीज कोलैप्स होंगी, बाकायदा। इसमें फ़ायदा किसका होगा? फायदा होगा वर्ल्ड पावर का। अब वो तुम्हारी रशिया भी हो सकती है या तुम्हारी अमेरिका भी हो सकती है, क्योंकि ये जो विश्व युद्ध होगा तीसरा, वो होगा रशिया और अमेरिका के बीच में अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही विवाद चल रहा है। अगर अब इसमें अब जो जिसको सपोर्ट करेगा उसके बेसिस पे होगा कि रशिया जीतेगा कि अमेरिका जीतेगा। इफ अमेरिका जीता वो वर्ल्ड पावर बन जाएगा, वरना फिर रशिया वर्ल्ड पावर बन जाएगा अगर वो जीता तो। अब इन दोनों अगर वर्ल्ड वॉर भी हुआ तो दोनों में से कोई एक ही बाद में वर्ल्ड पावर बचेगी और दूसरी ख़त्म हो जाएगी। तो अब जो भी, जैसे अगर अमेरिका बनी तो उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, उसकी मिलिट्री कितनी एडवांस है, सबसे ज़्यादा एडवांस उसी की मिलिट्री है। और उसके पास भी सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट, सबसे ज़्यादा एडवांस यूएसए के पास ही है मेनली। तो वो जो भी एलाइज कंट्री बनाएगा वो अपनी यूएसए, तो सबके पास वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर सकता है, उनसे वो मनी चार्ज कर सकता है। तो उसमें उसका फ़ायदा बहुत हो रहा है क्योंकि उसकी इक्विपमेंट्स की सेल हो रही है, उसको बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं उसके कारण। वरना ऐसे नॉर्मल पीस पीरियड में तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई इतने ज़्यादा इक्विपमेंट मंगवाएगा, भले ही अपनी पीसफुल उसके लिए। तो वॉर टाइम में ही ऐसा होता है कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है जो तुम्हारे नए बनाते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह। तो उससे फ़ायदा तो अमेरिका को हो सकता है, बट साथ में नुकसान भी होगा ही। मतलब अभी अमेरिका को ये तो पता है कि वो अभी तो नहीं आना चाह रहा युद्ध में, क्योंकि अगर उसको आना होता तो वो पहले ही यूक्रेन का जब हुआ इन्वेजन तभी आ जाता हेल्प करने के लिए। उसको भी पता है कि रशिया भी वर्ल्ड पावर है और अगर वो युद्ध में गया तो बहुत नुकसान उसको भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ़ायदा हो रहा है। तो वो तो ट्राई करेगा, रशिया भी इवन ट्राई करेगा कि यूएसए के साथ कोई युद्ध ना हो, और यूएसए भी ट्राई करेगा कि रशिया के साथ युद्ध ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि जान और माल का नुकसान इन दोनों कंट्रीज में किसी का होता है, तो फिर वो युद्ध होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अभी तो जैसे यूएसए कोई सोल्जर प्रोवाइड नहीं कर रहा है यूक्रेन, तो वैसे तो कोई जान माल का नुकसान नहीं हो सकता। बस वो अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स अभी सप्लाई करके अभी भी पैसा बना सकता है वो। लेकिन अब अगर कोई जान और माल का नुकसान अमेरिका का हुआ तो फिर उनका हो सकता है ये। वैसे अभी तो चांसेस कम है, बट होगा इंटरमली। अल्टीमेटली तो वो तो होता है। दो तलवारें में मार थोड़ी है सर। हाँ, सुना था वो, करेक्ट। ओके, सो ये हमारा पार्ट 2 था। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो कमेंट्स में बताओ। और अगर और सौम्य तिवारी का आपको नॉलेज चाहिए वॉर रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड, तो बिल्कुल लाइक कर दो वीडियो, एंड बता दो इफ यू वांट अनदर पार्ट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।